हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आरपीसी स्कूल योग्यता ग्रेड फर्स्ट। और आज हम लोग बात करेंगे जो परीक्षा 2011 में आयोजित हुई थी उस एग्जाम की हम लोग बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य और संसद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उनका हम लोग संपूर्ण व्याख्यात्मक हल या फिर 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के अंदर PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी एग्जाम पैटर्न में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, एक तो सिलेबस को विशेष रूप से ढंग से पढ़ लेना, और एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उनका आप एनालिसिस कर लेना। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के अंदर जो भी एग्जामिनर पर्सन बनाएगा पुराने परीक्षा पेपरों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। सीधे मेरे साथियों अपन बात करते हैं पहले प्रश्न। 2011 में जो पेपर हुआ था, पहला प्रश्न स्कूल व्याख्याता भारतीय राज्योत्सव से संबंधित। और ये प्रश्न क्या था मेरे साथियों, ढंग से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है कि संसद में महाअभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया। संसद या फिर बात करें पार्लियामेंट, महाअभियोग की कार्रवाई, इम्पीचमेंट की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश या फिर जस्टिस ने अपना त्याग पत्र दे दिया। ऑप्शन ए वी रामास्वामी, ऑप्शन बी है आपके सौमित्र सेन, ऑप्शन सी है आपके PD दिनाकरण, या फिर ऑप्शन डी है सी पद्मनाभ। फटाफट से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। संसद की बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के अंक कितने होते हैं, तीन। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान रखना मेरे साथियों, न्यायाधीश की बात हो रही है कि न्यायाधीश में महाअभियोग या फिर अपन बात करें हटाने की प्रक्रिया के आधार क्या है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहाँ पर है, उल्लेख है मेरे साथियों भाग 5। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित शब्दावली या फिर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। बात करें मेरे साथियों महाअभियोग की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल है 1 to 4 का सब क्लोज 4। इसमें हाई कोर्ट, सॉरी इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जबकि मेरे साथियों ध्यान रखना आर्टिकल 217 का सब क्लोज 2, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। और ध्यान रखना लगे मेरे साथियों, ध्यान रखना महाअभियोग के आधार कितने हैं, तो ध्यान रखना महाअभियोग के मेरे साथियों आधार है आपके दो। और दो आधार कौन कौन से, फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक तो है आपके साबित कदाचार, कौन सा आधार है, साबित कदाचार, कदाचार एक आधार आपके साबित कदाचार। जबकि दूसरा आधार है मेरे साथियों असमर्था, असमर्थता, यानी प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के केस में महाअभियोग लाए जाते। और संसद में महाअभियोग की कार्य प्रारंभ होने से पूर्व किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और वो त्याग पत्र दिया था मेरे साथियों PD दिनाकर ने। PD दिनाकर साहब ने राज्यसभा में कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। ध्यान रखना मेरे साथियों, वी रामास्वामी और सौमित्र सेन जिनके खिलाफ भी महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया। महाअभियोग का प्रस्ताव लाने के आधार कितने, तो दो है, कौन कौन से, साबित कदाचार और असमर्थता। बात करें मेरे साथियों PD दिनाकरण साहब कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश से, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। उस समय इनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता या फिर अपन बात करें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के बात उठी थी। और जब बात उठी थी या फिर प्रस्ताव आया था, उस समय PD दिनाकर जी सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। इस बात को भी ध्यान में रखना मेरे साथियों। एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने जज है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गए, तो ध्यान रखना मेरे साथियों कितने हैं, दो है। एक जिनका नाम है मेरे साथियों वी रामास्वामी, जबकि दूसरे जिनका नाम है दीपक मिश्रा। बात करें वी रामास्वामी की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों वी रामास्वामी के खिलाफ 1991 के अंदर वित्तीय भ्रष्टाचार या फिर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। जबकि बात करें मेरे साथियों 1993 में लोकसभा में इसके विरुद्ध क्या आया था, प्रस्ताव आया था। किनके विरुद्ध,
वी रामास्वामी के विरुद्ध, लेकिन सत्ता पक्ष ने मतदान नहीं किया था, मतदान का बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से वो प्रस्ताव जो पारित नहीं हुआ था। बात करें मेरे साथियों दीपक मिश्रा, तो दीपक मिश्रा जी 2018 में इनके विरुद्ध क्या आया था, इनके विरुद्ध आया था आपके महाअभियोग प्रस्ताव आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज है जिनके खिलाफ अभी तक महाअभियोग आ चुका है, लेकिन सिरे एक भी नहीं चढ़ा, ध्यान रखना। बात करें आपके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के 5 जज ऐसे, कितने जज ऐसे, 5 जज ऐसे जिनके खिलाफ क्या आ गया, महाअभियोग प्रस्ताव आ गया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में महाअभियोग की बात करें तो आर्टिकल 217 का सब क्लोज 2 के तहत महाअभियोग लाया जा सकता है। पीडी दिनाकरण साहब कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जबकि सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जेबी पार्दीवाला गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश, और नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, और एस के गैंगले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश। बात है मेरे साथियों 2015 की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये हुआ करते थे न्यायाधीश। इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर के महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन महाअभियोग के लिए एक जांच समिति, सुप्रीम कोर्ट में जांच समिति थी, जिन्होंने इनको एस के गैंगले साहब को बिल्कुल ही निर्दोष घोषित कर दिया था। तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, अपने सॉरी महाअभियोग प्रस्ताव नहीं आया था। तो ध्यान रखना सिरे एक भी नहीं चढ़ा अभी तक, यानी कि महाअभियोग प्रस्ताव पारित या फिर महाअभियोग के द्वारा एक भी बार नहीं हटे। जबकि ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनका नाम है वी रामास्वामी, वी रामास्वामी के विरुद्ध स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका में पहला ऐसा मौका है, ऐसा मौका था जब महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसी समिति को कहा जाता है मेरे साथियों ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से कमेंट करके बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें इसी को कहा जाता है मेरे साथियों पांडुलेखन समिति। क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति। इसी को कहा जाता है प्रारूप समिति, इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के जनक या फिर जननी किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। और ध्यान रखना मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम क्या थे, प्रथम पीएम थे। के.एम. मुंशी, फटाफट से कमेंट करके बताएं, के.एम. मुंशी ने भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा था कि प्रस्तावना है जो क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है या फिर राजनीतिक कुंडली है। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में सदस्य थे। और ध्यान रखना मेरे साथ यहाँ प्रारूप समिति में के.एम. मुंशी मूल सदस्यों में से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी थे। अब देखिए प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी और इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना मेरे साथियों 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति और प्रारूप समिति का गठन क्या था मेरे साथियों, 29 अगस्त 1947 को किसकी सिफारिश और प्रारूप समिति का गठन किया था, तो ध्यान रखना सत्यनारायण सिन्हा की समिति पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। जबकि प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया था मेरे साथियों 30 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त हुआ। इसके जस्ट दूसरे दिन पहली ही बैठक में 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। किसको, अम्बेडकर साहब को क्या किया था, अध्यक्ष। और अध्यक्ष का हुआ था निर्वाचन हुआ था। और निर्वाचन में अपन कह सकते हैं निर्विरोध, यानी कि अम्बेडकर साहब के सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था प्रारूप समिति के
अध्यक्ष के लिए। प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जबकि सईद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डी पी खेतान इनके सदस्य थे। ध्यान रखना मेरे साथ, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आता है। मूल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें बी एल मित्र और खेतान भी, डीपी खेतान साहब भी थे। बी एल मित्र की जगह बाद में एन माधुराव आए। कौन आए? बाद में एन माधुराव आए। तो आप लोगों को मन मारा सर बाद में क्यों आए? ध्यान रखना मेरे साथ, इनका स्वास्थ्य क्या हो गया? स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इस कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और कौन आए थे? एन माधुराव आए थे। जबकि डीपी खेतान की जगह बाद में आए थे आपके टीटी कृष्णमाचारी। कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। डीपी खेतान की वैसा हो जाती है क्या? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के मूल 7 सदस्यों में से कौन मूलतः कांग्रेसी था? तो ध्यान रखना मेरे साथ, के एम मुंशी। के एम मुंशी क्या था? मूलतः कांग्रेसी, एकमात्र मूलतः कांग्रेस सदस्य था। इनका नाम क्या था? के एम मुंशी था। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी की आलोचना की एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था नजरुद्दीन अहमद। नजरुद्दीन अहमद ने पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति की आलोचना की। आलोचना करके क्या कहा? नजरुद्दीन अहमद, नजरुद्दीन अहमद मोदी ने कहा कि यह समिति अपवहन समिति है। क्या है? अपवहन समिति, या फिर ये है आपके ड्रेनेज समिति। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए कहा कि प्रारूप बनाने के लिए इस समिति ने बहुत लंबा चौड़ा समय लगा दिया था। इस वजह से नजरुद्दीन अहमद ने इनकी आलोचना स्वरूप ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी या फिर प्रारूप समिति को अपवन समिति की संज्ञा दी। इसके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए। प्रारूप समिति से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और वर्तमान ट्रेंड ये बन गया, सबको पता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 को गठन किया, जबकि 30 अगस्त 1947 को पहली ही बैठक के दौरान निर्वाचित कर दिया था किनका? अध्यक्ष का। और अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था, निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बने, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है? भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है? भाग 3, और भाग 3 की बात करें तो मेरे साथ जो है आपके एफ आर की बात करें तो फंडामेंटल राइट, या फिर अपन कह सकते हैं मूल कर्तव्य। भाग 3 में संविधान की अंतरात्मा किन्होंने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, सचिदानंद सिन्हा ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा का आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जबकि मेरे साथियों डॉक्टर अम्बेडकर साहब, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भाग 3 को क्या कहा था? भाग 3 और भाग 3 को कहा था सर्वाधिक विवादास्पद भाग। अंतरात्मा की तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान का हृदय। क्या कहा था? संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। लगे हाथ इन चीजों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान की प्राचीर दीवार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? ध्यान रखना मेरे साथ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था संविधान की प्राचीर दीवार। ध्यान रखना भाग 3 को कहा था सर्वाधिक विवादास्पद भाग। किसने कहा था? तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। न्यायाधीश करीम मोहम्मद छागला साहब ने एफ आर या फिर बात करें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को कहा कि ये हमारे भारतीय संविधान में सिपाही की तरह। किन की तरह? सिपाही की तरह। पूर्व न्यायाधीश, इनका नाम है मेरे साथियों गजेंद्र गडगड़ महोदय। इन्होंने अनुच्छेद 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कही। क्या कहा? तो यहाँ से आप 7 स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि फंडामेंटल राइट या मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सी बात इन्होंने कही थी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, संसद से क्या तात्पर्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर यहाँ से बच्चे गच्चा खा जाते हैं। संसद, बात करें मेरे साथियों संसद,
तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया हुआ है। संसद और संसद के होते हैं सदन। क्या होते हैं? सदन। और सदन कितने होते हैं मेरे साथियों? सदन होते हैं दो। कौन कौन से? एक होता है मेरे साथियों राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा की संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है या फिर राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो मेरे साथियों भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। वर्तमान समय में बात करें लोकसभा में कितने सदस्य, तो ध्यान रखना लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। फटाफट से कमेंट करके बताए कि जो अभी वर्तमान में लोकसभा चल रही है उसमें जो अभी आम चुनाव हुए थे उसमें कितने लोकसभा सदस्यों के चुनाव हुए थे या फिर निर्वाचन हुआ था। ध्यान रखना मेरे साथियों 542 निर्वाचन हुआ था, 542। जबकि एक सदस्य सूरत, और सूरत से कौन थे? मुकेश दलाल, जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। तो यानी कि अपन कह सकते हैं वहां पर वोटिंग नहीं हुई थी। राज्यसभा की बात करें तो ध्यान रखना मेरे साथियों राज्यसभा से राजस्थान में सदस्य कितने जाते हैं, तो ध्यान रखना मेरे साथियों राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं 10। जबकि लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 25 सदस्य जाते हैं। अब एक बार प्रश्न आ गया था कि भाई साहब राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं? राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो ध्यान रखना सदस्य जाते हैं कितने? 35। 10 सदस्य तो राज्यसभा और 25 सदस्य लोकसभा, कुल सदस्य कितने हुए? 35। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है संसद से क्या तात्पर्य है? तो संसद के अंदर भाई साहब आते हैं राष्ट्रपति, संसद में आते हैं राज्यसभा और संसद में आती है लोकसभा। संसद के 3 अंग है जबकि संसद के सदन कितने? 2 है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपने कार्यों में निष्पादन में किससे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति है? स्वविवेक की बात हो रही है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 का भाग 2 कह रहा है कि कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त होंगे। कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त होंगे। और ये स्वविवेकीय अधिकार है मेरे साथियों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक तो है आपके संविधान द्वारा प्रदत्त और एक है आपके परिस्थिति जन्य स्वविवेक अधिकार। भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्य में एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद में ऑप्शन एक अपना अनुच्छेद 163 का 2 संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियां और परिस्थिति स्वविवेक शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? भारत में किस संवैधानिक संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नव पंचायती राज व्यवस्था या फिर अपन बात करें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन एक कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ऑप्शन डी कह रहा है 14वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना मेरे साथियों 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में नव पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की गई या फिर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा क्या दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इस 73वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में जोड़ा गया था मेरे साथियों भाग 9। इस संविधान संशोधन के अनुसूची जोड़ी गई थी आपके, अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। कौन सी अनुसूची? और अनुच्छेद की बात करें तो मेरे साथियों अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने? 16 आर्टिकल किसके तहत जोड़े गए थे? 73 संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के नगरीय पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। जबकि 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है ये किसके समय हुआ? इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ। 44वां संविधान मोहन गांधी सरकार के समय हुआ था। लगे हाथ मेरे साथियों इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। लोकसभा से कब पारित हुआ? तो ध्यान रखना 22 दिसंबर 1992
92 को लोकसभा से पारित हुआ। राज्यसभा से कब पारित हुआ? राज्यसभा से पारित हुआ था मेरे साथियों 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो 20 अप्रैल 1993 के हुए थे, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर हुए थे। बात करें मेरे साथियों लागू, तो लागू कब हुआ था? ध्यान रखना, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और ध्यान रखना 24 अप्रैल को ही एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि 73वां संविधान संशोधन जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताएं। और राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। लगे हाथ ये भी बता दीजिए 73वां संविधान संशोधन का समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव साहब। क्या थे? पीएम थे। तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? नगरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसके तहत संविधान के एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9, बिल्कुल भाग 9। अनुसूची की बात करें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि अनुच्छेद कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 से लेकर के 243 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में, इस एपिसोड में हमने 2011 स्कूल योग्यता आरपीसी ग्रेड फर्स्ट 2011 प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से जो भी प्रश्न आए थे, कुल मिला के 2011 वाली परीक्षा में 6 प्रश्न आए थे, उनका हम लोगों ने संपूर्ण व्याख्यात्मक हल किया है। अगर मेरे साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, जय संविधान।